हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सीएमए फाइनल न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमारा सब्जेक्ट जो कि है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, पेपर नंबर 17। सीएमए फाइनल का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस के अकॉर्डिंगली पेपर नंबर 17 हम पढ़ रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक इस सब्जेक्ट का सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया पूरा, सेक्शन बी पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, सेक्शन सी पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब हम लोगों ने 90 मार्क्स, हमने अभी तक 90 मार्क्स का कोर्स पढ़ लिया है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल पढ़ लिया और साथ में क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। आज से बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन डी, सीएमए फाइनल न्यू सिलेबस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर नंबर 17 का सेक्शन डी हम आज से शुरू कर रहे हैं बच्चों। स्टूडेंट्स, ये जो आपका सेक्शन डी है ये टोटल 10 मार्क्स का है बच्चों, और इसके अंदर दो चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं, टू चैप्टर्स। एक है चैप्टर 17 जिसको हम बोलते हैं फॉरेंसिक ऑडिट, जो कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। और इस चैप्टर के बाद में सेक्शन डी में एक ये 5 मार्क्स का चैप्टर है फॉरेंसिक ऑडिट वाला, और दूसरा जो चैप्टर है सेक्शन डी के अंदर चैप्टर 18 जिसका नाम है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, वो 5 मार्क्स का है। दोनों टोटल मिलाकर 10 मार्क्स के हैं। सेक्शन डी के अंदर दो चैप्टर है। तो आज की क्लास में हम फॉरेंसिक ऑडिट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है यहां तक की कहानी? चलिए स्टूडेंट्स, आखिर मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूं, पूरे डिटेल में हम लोग पढ़े, उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करना इस चैप्टर का, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आखिर फॉरेंसिक ऑडिट होता क्या है। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग समझेंगे कि आखिर फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है। एंड फॉर क्योंकि चैप्टर का नाम फॉरेंसिक ऑडिट। एंड बच्चों, फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है ये समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे ही हमारी कहानी ये एग्जाम्पल कंप्लीट होगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर के बारे में। तो बड़े ध्यान से सुनिए बच्चों। बात है 1987 की, बात है 1987 की, 1987 की। हैदराबाद के अंदर बच्चों, हैदराबाद के अंदर दो भाई थे। उनमें से एक भाई का नाम था रामालिंग राजू, एक भाई का नाम था रामालिंग राजू। यही हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, इसी का नाम आपको याद रखना है। उनका एक और भाई था दूसरा, उसके नाम को याद रखने की जरूरत नहीं। तो बच्चे, कहानी है हमारी कि 1987 के अंदर हैदराबाद के अंदर दो भाई, जिसमें से एक का नाम था रामालिंग राजू और एक उनके भाई, दोनों भाइयों ने मिलकर 1987 में कंप्यूटर और उसके पार्ट्स बनाने की कंपनी स्टार्ट की। इन दोनों भाइयों ने मिलकर हैदराबाद के अंदर 1987 में एक कंपनी स्टार्ट करी। उस कंपनी का नाम रखा गया सत्यम कंपनी। क्या रखा गया उस कंपनी का नाम? उस कंपनी का नाम रखा गया सत्यम कंपनी। क्या करती थी वो कंपनी आखिर? वो कंपनी कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर करती थी, कंप्यूटर के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करती। और जब ये 1987 क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है बच्चों, 1986 के अंदर उस वक्त हमारे जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जो कि राहुल गांधी के पिताजी हैं, राजीव गांधी, वो 1986 में इंडिया के अंदर कंप्यूटर्स लेकर आए थे। पहली बार 1986 में कंप्यूटर आया था, जो कि हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त के राजीव गांधी जी लेकर आए थे।
तो 1987 के अंदर दो भाइयों ने मिलकर हैदराबाद के अंदर एक कंपनी स्टार्ट करी। उस कंपनी का नाम सत्यम रखा गया और वो कंपनी कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर करती थी, कंप्यूटर के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करती थी। बच्चों जब 1987 के अंदर ये कंपनी स्टार्ट हुई तो अच्छे खासे प्रॉफिट कमाने लग गई ये कंपनी। 1987 में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, 88 में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, 1989 के अंदर अच्छा खासा, 1990 के अंदर अच्छा खासा, खूब बढ़िया प्रॉफिट कमा रही थी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 1991 के अंदर 1991 के अंदर इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में ग्लोबलाइजेशन आ गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन से पहले इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी था। इंडिया के लोग अपने माल को बाहर बेचने नहीं जा सकते थे। बाहर के, विदेश के, फॉरेन कंट्रीज के लोग इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को बेचने या खरीदने नहीं आ सकते थे। इंडिया का पर्सन, इंडिया का मैन्युफैक्चरर, इंडिया का दुकानदार, इंडिया का बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इंडिया के लोगों को ही देता था। लेकिन जब 1991 के अंदर ग्लोबलाइजेशन आ गया, ये बाउंड्रीज खुल गई। अब इंडिया के अंदर किसी भी देश की कंपनी, किसी भी कंट्री की, फॉरेन की कंपनी आ सकती थी, अपना माल यहां बेच सकती थी, इंडिया के लोग बाहर जाकर अपना माल बेच सकते थे। ग्लोबलाइजेशन आ गया 1991 में। बच्चों जब 1991 के अंदर ग्लोबलाइजेशन आया तो बहुत सारी फॉरेन की कंपनीज ने ये देखा कि इंडिया में तो बहुत पॉपुलेशन है, इंडिया में तो जनसंख्या बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, मतलब इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। अपॉर्चुनिटी दिखाई दी फॉरेन की कंपनीज को और उन्होंने बोला कि हम अपने प्रोडक्ट्स को अब इंडिया में बेचेंगे। लेकिन सोचिए, अगर कोई फॉरेन की कंट्री, जैसे एग्जांपल के तौर पे अमेरिका, अपने यहां पर अपनी कंट्री में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे, उसे फिर ट्रांसपोर्ट करे इंडिया में और इंडिया के लोगों को बेचे, कितना महंगा हो जाएगा प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा। इसलिए फॉरेन की कंपनीज ने ग्लोबलाइजेशन आ जाने के बाद में अपॉर्चुनिटी देखी कि इंडिया का मार्केट बड़ा है, वहां पर हम अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, वहां पर हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज सेटअप करनी पड़ेंगी ताकि हम वहीं पर इंडिया में मैन्युफैक्चर करें और वहीं के लोगों को बेच दें, ताकि हम एक रीजनेबल कॉस्ट पर प्रोडक्ट्स को बेच पाएं और लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीद भी लें। तो फिर फॉरेन की कंपनीज ने इंडिया के अंदर रियल एस्टेट में, मतलब प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू किया, क्योंकि उन्हें अपनी फैक्ट्री लगानी थी। तो प्रॉपर्टीज खरीदना स्टार्ट किया, रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। वो जमीनें इंडिया के अंदर, वो जमीन, वो लैंड, वो प्रॉपर्टी जिसकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू अभी तक नहीं थी, लेकिन क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ जाने की वजह से फॉरेन की बहुत सारी कंपनी एकदम से इंडिया की रियल एस्टेट सेक्टर में कूद पड़ी, उनके अंदर होड़ लग गई, कंपटीशन हो गया कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज को परचेज करना है। तो रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आ गया। वो प्रॉपर्टी, वो बिल्डिंग, वो जमीन, वो लैंड जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं थी, ग्लोबलाइजेशन आ जाने की वजह से फॉरेन की कंपनी जब कंपटीशन करने लग गई, इंडिया की प्रॉपर्टीज को खरीदने लग गई, प्रॉपर्टीज की प्राइस एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई। तब वहां पर ये जो रामालिंग राजू था, ये बोला कि यार फॉरेन की कंपनीज इंडिया में आकर इंडिया की जमीनों को खरीद रही हैं और उसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर इंडिया का ग्रो कर रहा है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, मैं भी खरीदेगा। मैं मानेगा नहीं, मुझे भी खरीदना है, मुझे भी प्रॉफिट कमाना है, मैं भी तो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करूं ताकि ज्यादा प्राइस बढ़ने पर उनको बेच सकूं। तो इसने क्या किया, रामालिंग राजू ने इंडिया की प्रॉपर्टीज खरीदना स्टार्ट किया और धुआंधार खरीदता रहा,
धुआंधार अपने नाम पे खरीदी, अपने भाई के नाम पे खरीदी, अपनी कंपनी के नौकरों के नाम पे खरीदी, धुआंधार खरीदता रहा और इतनी प्रॉपर्टीज खरीदी, इतनी प्रॉपर्टीज खरीदी, इतनी प्रॉपर्टीज खरीदी कि अपनी कंपनी से जो पैसा कमाया था पूरा का पूरा एग्जॉस्ट कर दिया, पूरा का पूरा खत्म कर दिया पैसा। पैसा तो खत्म हो गया रामालिंग राजू के पास में, पैसा नहीं बचा अब और भी प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए, लेकिन भूख बची इसकी। बोला मैं तो और खरीदेगा, जैसे पुष्पा बोलता है ना कि मैं झुकेगा नहीं, उसी तरह से रामालिंग राजू बोला मैं रुकेगा नहीं, मेरे को प्रॉपर्टी और मांगता है। तो अब इसके पास में पैसा नहीं बचा, लेकिन इसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदनी थी, तो इसने क्या किया, यहां से शुरू होती है कहानी। तो इसने क्या किया, इसने अपनी कंपनी के अकाउंट्स में मैन्युपुलेशन स्टार्ट किया। इसने अपनी कंपनी के अकाउंट्स में मैन्युपुलेशन स्टार्ट किया। अगर कंपनी का प्रॉफिट 10 करोड़ है तो डॉक्यूमेंट्स में दिखा रहा है कि 100 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी की ब्रांच एक्चुअली में ओपन नहीं करी, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स में दिखा रहा है कि अब की साल 10 ब्रांच ओपन कर दी, अब की बार 20 ब्रांच ओपन कर दी, प्रॉफिट हमारा 500 करोड़ हो गया, प्रॉफिट हमारा 1000 करोड़ हो गया। और इन न्यूज को मार्केट में फैलाने लगा, पब्लिक में फैलाने लगा, मतलब हायर प्रॉफिट्स को शो करने लगा। कंपनी में एक्चुअली में प्रॉफिट नहीं था, लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के अंदर जबरदस्ती प्रॉफिट को खींचा गया, जबरदस्ती प्रॉफिट को ज्यादा दिखाया गया, सब कुछ फेक था, मैन्युपुलेशन कर दिया अकाउंट्स में। उससे क्या हुआ, उससे कंपनी की गुडविल बढ़ी। लोगों के दिमाग में आया कि यार ये सत्यम कंपनी तो नई ब्रांच ओपन करती जा रही है, इसके अंदर तो हर साल प्रॉफिट जंप करता जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, हम इसके शेयर्स खरीदेंगे, हम इसके शेयर्स खरीदेंगे, हम इसके शेयर्स। पब्लिक शेयर्स खरीदना स्टार्ट हो गई सत्यम कंपनी के, इन्वेस्ट करना स्टार्ट हो गई सत्यम कंपनी के अंदर। लेकिन फ्रॉड हो रहा था, लोगों को पता नहीं था, लोगों के सामने तो झूठी बातें आ रही थी। लेकिन बच्चों, लेकिन फिर हुआ क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डाउट हो गया सत्यम कंपनी पे कि यार ये कंपनी इतने ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, ये कंपनी इतनी ब्रांचेस ओपन कर रही है। गवर्नमेंट को डाउट हो गया और गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई। उस टीम के अंदर प्रोफेशनल अकाउंटेंट, सीए लोग थे, सीएमए लोग थे, उस टीम के अंदर लॉयर्स भी थे, उस टीम के अंदर पुलिस ऑफिसर्स भी थे, उस टीम के अंदर और प्रोफेशनल्स भी थे। बहुत सारे लोगों की मिलाकर गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई और उस टीम को इस सत्यम कंपनी के अंदर भेज दिया। क्यों भेजा, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। क्या करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या सच में कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है या फिर ये फेक है, ये धोखा दे रही है, इस कंपनी में फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए, इस चीज का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक टीम बनाकर कंपनी में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। बच्चों, इस तरीके का जो इन्वेस्टिगेशन होता है कंपनी में फ्रॉड पता लगाने के लिए, उसको बोला जाता है फॉरेंसिक ऑडिट। अगर कोई आपसे ये बोले कि फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है, तो फॉरेंसिक ऑडिट एक चेकिंग होती है, एक इन्वेस्टिगेशन होता है जो कि कंपनी के अंदर किया जाता है जब ये शक होता है कि शायद कंपनी ने फ्रॉड या डिफॉल्ट करी है। तो पता लगाने के लिए क्या सच में कंपनी ने फ्रॉड किया है, ये पता लगाने के लिए, कंपनी के अंदर जाकर सबूत इकट्ठा करने के लिए और इस तरीके की रिपोर्ट बनाने के लिए कि जब इस कंपनी को कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में खड़ा किया जाए, अदालत के सामने खड़ा किया जाए, तो हमने पहले से उस टीम ने इतनी इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंसेस और विटनेसेस इकट्ठे किए हुए कि कोर्ट में जाकर उस कंपनी को प्रूव किया जा सके ये फ्रॉड है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीम आई कंपनी के अंदर, थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन किया और रिपोर्ट में लिख के दे दिया कि फॉरेंसिक ऑडिट कर ली हमने तो इससे ये रिजल्ट निकल के आया है कंपनी फ्रॉड कर रही है। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि एविडेंस इकट्ठे करो, विटनेस इकट्ठे करो, रिपोर्ट को इतना मजबूत बना दो कि जब इस कंपनी को कोर्ट अदालत के सामने खड़ा किया जाएगा उस वक्त ये पक्का श्योर हो जाएगा कि हाँ इस कंपनी ने फ्रॉड किया है। बच्चों, जब इस तरह का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उसे फॉरेंसिक ऑडिट बोला जाता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? एक चीज और बताऊं प्यारे बच्चों, ये जो नॉर्मली आप कोई सी ऑडिट देखिएगा, कभी किसी कंपनी की ऑडिट करी जाती है या तो सीए करता है या सीएमए करता है, अगर सेक्रेटरियल ऑडिट है तो सीएस करता है। लेकिन ये जो फॉरेंसिक ऑडिट है इसके अंदर सीए भी होता है, सीएमए भी होता है, सीएस भी होता है, लॉयर भी होता है, पुलिस वाला भी होता है, एडवोकेट भी होता है, पूरी टीम होती है प्रोफेशनल्स की। और कब किया जाता है, क्या रीजन होता है फॉरेंसिक ऑडिट करने का? या तो कंपनी के अंदर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, या फिर सिक्योरिटी जबरदस्ती शेयर्स की प्राइस दिखा दी गई है। अभी देख रहे हो ना आप लोग, मार्केट में चल रहा है कि अडानी ग्रुप जो है उसने जबरदस्ती में खुद अपनी कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ा बढ़ा के दिखा दी। सिक्योरिटीज का फ्रॉड हुआ है, या फिर कंपनी खुद को बैंकरप्ट बोल रही है। ऐसा होता है कि मान के चलो मेरी कंपनी है, मैंने बहुत सारी जगह से लोन ले लिया, मैंने बहुत सारी जगह से लोन ले लिया बच्चों, और मुझे पता है कि अब मेरे पास में उधार आ गया है, मुझे क्रेडिटर्स को पैसा वापस करना है, मैं करना नहीं चाहता, मैंने खुद को बैंकरप्ट दिवालिया घोषित कर दिया। तो ये पता लगाया जाता है सच में कंपनियां दिवालिया हो गई है या फिर बचने के लिए झूठ बोल रही है। अगर डिफॉल्ट कर दिया है, इकोनॉमिक कोई फ्रॉड कर दिया है ना, मेमोरेंडम या एक उससे एओए से रिलेटेड कोई फ्रॉड कर दिया है, टैक्स की कहीं पे चोरी करी जा रही है, कंपनी के वैल्यूएशन कम दिखाया गया है ताकि कम टैक्स देना पड़े, इस तरीके के जब रीजंस आते हैं ना बच्चों, देखो और रीजन बताता हूं कि आखिर फॉरेंसिक ऑडिट क्यों करी जाती है। अगर कंपनी में करप्शन हो रहा है या एक्सटॉर्शन हो रहा है या कोई ब्राइबरी ली गई है या कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, लॉ सब्जेक्ट पढ़ा है, सेक्शन 184 पढ़ा है, कंपनी ऐसे डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकती जो कि किसी थर्ड कॉमन पार्टी से इंटरेस्ट रखता हो, रिलेट करता हो। फ्रॉड हो रहा है कंपनी में, असेट को मिस एप्रोप्रिएशन दिखाया जा रहा है, मतलब कंपनी के असेट को कंपनी के बंदे पर्सनल यूज में ले रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फ्रॉड हो रहा है। जब भी कभी कंपनी में इस तरीके की कोई भी फ्रॉड होता है और इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो उस इन्वेस्टिगेशन वाले प्रोसेस को फॉरेंसिक ऑडिट बोला जाता है। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स, यहां तक आपको अभी तक मैंने सिर्फ इतना सा समझाया है कि आखिर फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है। और बच्चों, मैंने जो आपको एक एक बात बोली है, ये जो पूरे एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है, ये आपकी बुक में एक एक चीज एज इट इज लिखी हुई है सब कुछ, ताकि जब आप बाद में रिवाइज करोगे समझ में आए। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर अब हमें आखिर पढ़ना, ये तो मैंने सिर्फ आपको फॉरेंसिक ऑडिट का मीनिंग समझाया, चैप्टर का नाम समझाया। अब ये चैप्टर बहुत बड़ा है, डिटेल में। अब हमें पढ़ना है कि फॉरेंसिक ऑडिट जब होती है तो ऑडिटर किस सोच के साथ में आता है, क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सी अप्रोचेज यूज करी जाती है, कौन कौन से मेथड्स यूज करे जाते हैं। ऐसे करके हमें ये चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ना। यहां तक कि मेरी बात प्यारे बच्चों आपको समझ में आ। अब मेरे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस चैप्टर को आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता, इस चैप्टर को आप तब ही पढ़िएगा जब आपने चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 13, 14, 15, 16 हमने पढ़ लिए हैं ये चैप्टर। ये चैप्टर आपने जब ऑलरेडी पढ़ लिए हो उसके बाद में इस 17 नंबर के चैप्टर फॉरेंसिक ऑडिट पर आना, क्योंकि अगर ये आपने सभी चैप्टर्स पढ़ लिए तो ये फॉरेंसिक ऑडिट वाला चैप्टर आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं आखिर इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना। देखिए, अब आता है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट। बच्चों, चाहे से आप इसको फंक्शंस बोल दो, है ना,
चाहे से आप इसको इसकी एडवांस मतलब तरीका बोल दो कि वे ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है। ये जो ऑडिट का तरीका है ना बच्चों, चाहे से मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे हो, चाहे से फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे हो, चाहे से आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट कर रहे हो, तरीका सेम है। सबसे पहले प्लानिंग कर लो, सबसे पहले प्लानिंग करो ना। आज मान के चलिए, सपोज कीजिए टाटा कंपनी, टाटा का मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, है ना। सपोज कीजिए शक होता है कि टाटा कंपनी ने शायद फ्रॉड किया, और एक टीम आती है उस कंपनी के, टाटा कंपनी की फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए। तो पहले कंपनी क्या करेगी, प्लानिंग करेगी कि आखिर इन्वेस्टिगेशन करना किस तरीके से। पहले प्लानिंग कर ली, अब जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी तो उसमें वो एविडेंस सबूत को जरूर अपने पास में रखेगी। क्योंकि सोचिए, अगर वो टीम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन जो वो बोलेगी बाद में, रिपोर्ट बनाएगी कि कंपनी ने ये फ्रॉड किया, उसको प्रूव करने के लिए अगर टीम के पास में सबूत नहीं है, तो कंपनी उल्टा उस टीम और गवर्नमेंट पे डिफेमेशन, मानहानि का केस कर देगी। इसलिए जब भी फॉरेंसिक ऑडिट हो रही है, सबसे पहला काम प्लानिंग करो, आखिर हमें इन्वेस्टिगेशन करना कैसे है। दूसरा, फिर एविडेंसेस, फिर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करो और एविडेंस इकट्ठे कर लो, फिर उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर लो और उस कंपनी को कोर्ट में ले जाके खड़ा कर दो, जिससे उसकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सके। तो बच्चों, जब भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, फंक्शंस क्या है फॉरेंसिक ऑडिट के, ये चारों पॉइंट आपको लिखकर आने हैं। इजी है मेरे बच्चों। यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन ये आता है कि सर फॉरेंसिक ऑडिट की जरूरत क्या है। अरे यार, जो रीजन है वही जरूरत है। अच्छा चलो मैं पूछता हूँ, फॉरेंसिक ऑडिट की क्या जरूरत है। सर ये पता लगाने के लिए कंपनी ने फ्रॉड किया है कि नहीं किया। सर ये पता लगाने के लिए कंपनी में कोई करप्शन हुआ है कि नहीं हुआ। सर कंपनी ने जो फ्रॉड किया है उसके खिलाफ एविडेंस और विटनेस इकट्ठा करने के लिए। सर ये पता लगाने के लिए कि कंपनी के अंदर जो फ्रॉड हुआ है वो कंपनी ने किया है, मतलब फ्रॉड का पैसा कंपनी के बैंक के अकाउंट में गया है या कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, डायरेक्टर, मेंबर, उनके पर्सनल बेनिफिट के अंदर किया गया है। लॉ में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा ना, लिफ्टिंग अप या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये वही वाला टॉपिक, वही टॉपिक है ये, एज इट इज फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है आपने। यही नीड होती है, यही पता लगाना होता है कि कहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड हुआ है, कहां पर असेट्स में, जो रीजंस हैं वही एडवांस नीड बन जाता है। तो मेरे ख्याल से प्यारे स्टूडेंट्स, यहां तक की आपको बात अभी तक समझ में आ। अब देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेंसिक ऑडिट का प्रोसीजर। बच्चों मैं आपको ये फॉरेंसिक ऑडिट का प्रोसीजर पढ़ाऊं उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा। आप लोगों ने प्यारे स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखी, क्राइम ड्रामा मूवीज, थ्रिलर सस्पेंस मूवी हम बोलते हैं, जिसमें कोई डिटेक्टिव या एजेंट या पुलिस इंस्पेक्टर या लॉयर जो मर्डर हुआ है उसका पता लगाता है। ऐसी मूवीज होती है ना जिसमें किसी का मर्डर हो गया है, अब जो मर्डर हो गया है उसकी छानबीन, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोई पुलिस वाला कर रहा है या कोई लॉयर कर रहा है या कोई एजेंट डिटेक्टिव कर रहा है, वो हमेशा तीन चीजें ढूंढता है। आप कोई सी भी मूवी उठाकर देख लो, यहाँ पे तो स्क्रीन पर तो बस मैंने तीन मूवीज का एग्जांपल लिया है। एक ये डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, क्योंकि ये रियल है, ये बंगाल के अंदर एक डिटेक्टिव थे जिन्होंने बहुत केस सॉल्व किए थे। या एक ये कोई साउथ की मूवी है या रहस्य, ये भी ट्रू स्टोरी है। कोई से भी मूवी उठाकर आप देखोगे ना तो तीन चीजें ढूंढता है वो डिटेक्टिव। तीन चीजें। पहला, जिसने मर्डर किया या जिसने क्राइम किया उसका मोटिव क्या था। आज अगर कोई भी क्राइम हो रहा है तो जो भी पर्सन क्राइम कर रहा है उसका कुछ तो मोटिव है, रीजन क्या था, वजह क्या थी। हालांकि ये दोनों पॉइंट सिमिलर से लगते हैं, लेकिन मोटिव जो है हम तब यूज, मोटिव शब्द को हम तब यूज करते हैं
जब उसे अपना पैसा वैसा कमाना होता है या ज्यादातर। और रीजन हम तब यूज करते हैं जब किसी के साथ में बुरा हुआ है और वो बदला ले रहा है। और तीसरा अपॉर्चुनिटी, मतलब उसे मौका कब मिला क्राइम करने का। होता है ना, मूवीज में देखा होगा कि यार उसने ये मर्डर कब किया होगा, ये मर्डर उसने रात में किया होगा, दिन में किया होगा, घर में किया होगा, बाहर किया होगा, सबके सामने किया होगा, चुपचाप किया होगा, खाने में जहर मिला के किया, या फांसी लगाकर, या उसके ऊपर मुंह पे तकिया रख के किया होगा, कैसे कब उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी। इन तीन चीजों को देखा जाता है हमेशा। फॉरेंसिक ऑडिट भी तो इन्वेस्टिगेशन ही है। अगर ये पूछे फॉरेंसिक ऑडिट का प्रोसीजर क्या है, तो आप बोल दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा बच्चों, कि जब भी फॉरेंसिक ऑडिट करी जाती है तो उसमें ट्रायंगल का यूज लिया जाता है। ट्रायंगल मतलब तीन एंगल देखे जाते हैं। पहला इंसेंटिव, कि आदमी का मोटिव क्या था। दूसरा एटीट्यूड, मतलब उसका रीजन क्या रहा होगा, आखिर वो रैशनलाइज कर पाए कि कहां फ्रॉड है कहां फ्रॉड नहीं है, रीजन क्या था। और तीसरा अपॉर्चुनिटी, कब उसको मौका मिला ये फ्रॉड करने। देखिए बच्चों, ये चीज मैंने यहां भी लिखी है कि फॉरेंसिक ऑडिट एक तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है। इसीलिए जो भी पर्सन फॉरेंसिक ऑडिटर है, मतलब जो टीम का पर्सन है जो फॉरेंसिक ऑडिट करने आया है, उसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एटीट्यूड का यूज करना पड़ेगा। बच्चों, ये आप लोगों को मैं चैप्टर 5 में पढ़ा चुका हूं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है शक करने की आदत, क्वेश्चंस पूछने की आदत, सच निकलवाने की आदत। इसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बोला जाता है। होता है ना, पुलिस वाला क्या बोलता है मूवीज में, कि जब तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो जाती, मेरी नजर में हर कोई गुनाहगार है, हर कोई ऑफेंडर है, कोई दोस्त नहीं है मेरा, सब लोगों पर मेरा शक चला जाता है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, हर चीज को बारीकी से देखो, हर चीज की छानबीन करो, हर चीज के लिए क्वेश्चंस पूछो, सच निकलवा। तो बच्चों, अगर कोई पूछे, अगर क्वेश्चन आ जाता है फॉरेंसिक ऑडिट का प्रोसीजर, तो आप लिखिएगा फॉरेंसिक ऑडिट एक तरह का इन्वेस्टिगेशन है। जो भी इसकी फॉरेंसिक कंपनी की फॉरेंसिक ऑडिट करने आया है, उसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एटीट्यूड का यूज लेना चाहिए। उसके अलावा मेनली उसे इस ट्रायंगल का तीन एलिमेंट्स देखने चाहिए, कि मोटिव क्या था, रीजन क्या था, और उसके अलावा उसे कब ये अपॉर्चुनिटी मिली थी फ्रॉड करने की। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की पूरी बात मुझे समझ में आ चुकी। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टिगेशन मेथोलॉजी ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट। ये भी बच्चों ऑलमोस्ट वही पहले वाले की तरह है। इसको देखिए, जल्दी से देख लेते हैं कि जब भी फॉरेंसिक ऑडिट मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है, तो जो भी फॉरेंसिक ऑडिट करने आ रहा है, जो भी इन्वेस्टिगेशन करने आ रहा है, उसके पास में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्किल्स होनी चाहिए। आज हर बंदा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। आप देखिएगा पुलिस वाले की ना टेक्निक बहुत अच्छी होती है, पुलिस वालों की बहुत टेक्निक अच्छी होती है। पुलिस वाले जब किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं, दो पुलिस वाले देखते हैं कि ये जो सामने हमारे बंदा है ना, ये समझदार भी है और डरा भी हुआ है, लेकिन समझदार है। तो एक पुलिस वाला तो उससे रूडली बात करता है, डरा के, और दूसरा वाला बोलता है अरे यार ऐसे कोई बात थोड़ी करते, तुम कैसे बात कर रहे हो, गुनहगार है तो भी क्या हुआ, ऐसे बात थोड़ी। दूसरा वाला उसकी सिंपैथी लेता है ताकि वो उस ये समझे वो बंदा कि यार ये वाला पुलिस वाला तो अच्छा है, ये मेरे से प्यार से बात कर रहा है, मैं इससे कुछ ना कुछ हेल्प ले लेता हूँ, या इसको मैं बता देता हूँ, शायद ये मारेगा नहीं, शायद ये मेरी हेल्प कर देगा, ये बढ़िया आदमी है। ये टेक्निक, ये स्किल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड स्किल्स। जो भी फॉरेंसिक ऑडिट करने आ रहा है उसके पास में इन्वेस्टिगेशन स्किल्स होनी चाहिए, और उसको इस तरीके से फॉरेंसिक ऑडिट करनी है, इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा एविडेंस और विटनेस को इकट्ठा कर सके, ताकि अदालत के सामने उनको रखा जा सके। दूसरी बात, जो भी बंदा फॉरेंसिक ऑडिट कर रहा है ना, उसको अपने माइंड में अप्रोच नहीं बनानी, वो न्यूट्रल आदमी होना चाहिए। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं तो मानकर ही बैठा हूं कंपनी में फ्रॉड हुआ है और मैं तो इसी तरीके से रिपोर्ट बनाऊंगा, है ना। आपको ये मानना है कि मैं ब्लैंक कंपनी में जा रहा हूं, ब्लैंक होके मैं अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करूंगा,
और तब मुझे पता लगेगा फ्रॉड हुआ है कि नहीं। उसे दोनों अप्रोच साथ में लेकर चलनी पड़ती है। उसे ये देखना पड़ता है कि क्या फ्रॉड हुआ है और क्या फ्रॉड होने की पोजीशन में है, इस कंपनी में फ्रॉड हो सकता है, और अगर फ्रॉड हुआ तो क्या हुआ होगा, और फ्रॉड नहीं हुआ तो क्या हुआ होगा। आपने देखा मूवीज में पुलिस वाला कैसे बोलते हैं कि यार देखो इस कमरे में मर्डर हुआ और इस कमरे के अंदर जितनी भी चीजें हैं, इस कमरे के अंदर जितना भी सामान है वो उथल पुथल नहीं है, उस कमरे के अंदर सब चीजें एज इट इज हैं। अब इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला, जो मर्डर करने आया था, जो मर्डर करने आया था उसने जल्दी से सामने वाले को मार दिया और उनके बीच में हाथापाई नहीं हुई। तो हो सकता है जो मर्डर करने आया था वो इसी घर का हो या उसको जानता हो, ताकि सामने वाले बंदे ने उससे कुछ बोला नहीं, शांति से उसने मार दिया। या फिर दूसरा, ऐसा हो सकता है कि यहाँ का जो नौकर है ना उसने ही मर्डर किया हो, क्योंकि नौकर ही इस रूम को साफ करता है, उसे पता है कौन सा सामान कहाँ पे रखा जाता है। ऐसे वो अपनी थ्योरीज बनाते हैं ना। इसी तरीके से जो फॉरेंसिक ऑडिट, उन्हें भी यही मैथोलॉजी, यही मेथड्स यूज करने पड़ते हैं बच्चों। और उसके अलावा 9 स्टेप्स का उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। अब ये 9 की 9 स्टेप्स आपको आती है। सबसे पहले तो उन्हें फॉरेंसिक ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वो फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए तैयार हैं। फिर उन्हें इवेल्युएट करने पड़ते हैं कि आखिर इनके ऊपर क्या क्या एलिगेशंस लग रहे हैं, कंपनी के ऊपर क्या क्या इनके ऊपर डाउट्स हैं। फिर वो चेक करते हैं कंपनी के अंदर आकर ड्यू डिलीजेंस की, लॉ फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर प्रिलिमिनरी स्टेज जो है इन्वेस्टिगेशन की, उसे पूरा किया जाता है कि भैया प्लानिंग कर लो, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, एविडेंस एविडेंस इकट्ठा करो, प्रिडिक्ट करो कि अगर ऐसा हो गया होता तो क्या होता। और उसके इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के अलावा एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन, बाहर के लोगों से भी पूछना स्टार्ट करो, बैंक से पूछो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पूछो। उसके अलावा प्रूफ्स एविडेंस इकट्ठा कर लो, रिपोर्ट बना लो और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दो। वो सेम चीज रिपीट हो रही है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स अभी तक आप लोगों को ये समझ में आ गया फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है। और उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको इनके मेथड्स, नीड्स, फंक्शंस, एडवांटेजेस समझ में आ गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये टॉपिक रिपीटेड, ये दोनों एक ही टॉपिक है, गलती से पेस्ट हो गए हैं मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब आता है कि जब भी कोई फॉरेंसिक ऑडिट करने आएगा तो कौन कौन से कॉमन एरियाज है जहां ऑडिट करिएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ। एक बार की बात है बच्चों, मैं बहुत छोटा था। मैं शायद, मेरे ख्याल से मैं शायद 10 साल का हुआ होगा, जहां तक मुझे याद आ पा रहा है। मैं, मतलब मोहित बंसल सर आपके और मेरे पिताजी, हम ना एक मेडिकल की शॉप पर खड़े थे बच्चों। अच्छा, मेरे डैड पॉलिटिशियन थे एक टाइम, अब तो रहे नहीं है, पहले पॉलिटिशियन थे मेरे पिताजी। तो वो कुर्ता पजामा टाइप पहनते थे। तो हम मेडिकल की शॉप पे खड़े हुए थे। एकदम से डैड को ये, पापा को ये फील हुआ कि यार उनके पॉकेट से उनका पर्स किसी ने चोरी कर लिया है। तो उन्होंने चेक किया तो वहां पर्स चोरी हो गया। अब हमें तो पता ही नहीं लगा। तो वहां पे पास में पुलिस स्टेशन था, तो हम वहां पर चले गए। ठीक है ना? और क्योंकि पापा पॉलिटिशियन थे तो पुलिस वाले जानते थे उनको। जैसे ही वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां के इंस्पेक्टर से बोला कि ऐसे ऐसे मेडिकल की दुकान पे खड़े थे और पर्स चोरी हो गया। उस इंस्पेक्टर ने अपने जूनियर से 5 नाम लिए और बोले पांचों को बुला दो। वो पांचों को, 10 मिनट की बात है, ये 10 मिनट के अंदर की बात, पांचों लोग वहां पर आ गए। और इंस्पेक्टर ने बोला कि ये हमारे जानकार हैं, पॉलिटिशियन है, जिसने भी चोरी किया जल्दी से देखो पर्स निकाल के और जाओ यहाँ से। तो एक बंदे ने बोला हाँ जी मैंने चोरी किया है, उसने पर्स निकाल के दे दिया। इसका मतलब, हमने फिर पूछा पुलिस वाले से, तो पुलिस वाला पिताजी से बोला, क्योंकि वो ट्यूनिंग थी, जानते थे, तो बोला ऐसा ही है साहब, देखो इस हर एरिया के फिक्स चोर होते हैं, इस वाले एरिया के ये 5-6 चोर हैं और 2-3 और हैं, बट मेनली ये हैं। जब भी कोई चोरी होती है इनमें से की होती है, हमें पता हो। तो ऐसा होता, अब ये भी, इनका भी ये काम धंधा है, तो अब इनको कितनी बार जेल में डालें। कभी कभी तो ऐसा होता है कि चोरी का माल ही हम बांट लेते हैं आधा आधा, या हम इससे भी पैसे ले लेते हैं, सामने वाले से पैसा ले लेते हैं,
और चोरी का माल वापस करवा देते हैं। सेम वही चीज होती है बच्चों, जब भी कोई, आप मान के चलिए आप फॉरेंसिक ऑडिट करते हो और अपनी लाइफ में बहुत सारी कंपनीज की फॉरेंसिक ऑडिट कर चुके हो, अब आपको किसी कंपनी के फॉरेंसिक ऑडिट करने जाना है, तो वहां पर आपके सेट प्रोसीजर होता है, कुछ चीजें फिक्स होती हैं कि सुन भाई, इतनी सारी फॉरेंसिक ऑडिट कर ली है हमने, हमको पता है कि भैया जब भी जाएंगे तो कंपनी के पहले तो असेट्स को देखेंगे कि असेट्स में कितना मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है, करप्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, एक्सटॉर्शन का कोई केस वेस तो नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना फ्रॉड है। ऐसा तो नहीं है डायरेक्टर जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सपोज करो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी का डायरेक्टर है, टाटा कंपनी ने किसी से इस रॉ मटेरियल खरीदना था, एक एक्स वाई जेड नाम की कंपनी से। टाटा कंपनी ने इस डायरेक्टर को बोला जाओ इससे एक्स वाई जेड कंपनी से रॉ मटेरियल खरीद लाओ। अब ये डायरेक्टर इस कंपनी को भी जानता है, तो इसने खरीदा 5 लाख रुपए का रॉ मटेरियल, लेकिन इस कंपनी से बोला कि 10 लाख का बिल बना दे। उससे क्या होगा, इस टाटा कंपनी से 10 लाख रुपए ले लेंगे। 5 लाख, तो 5 लाख का तूने माल दिया है वो तुझे मिल जाएगा, बचे 5 लाख उसमें से 2.5 लाख मैं रख लूंगा, 2.5 लाख तू रख लेना, तू बिल बना के दे रहा है। कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं हो रहा है, पुराने पास्ट रिकॉर्ड्स को चेक करना। तो ये कुछ कॉमन एरियाज है जो हर फॉरेंसिक ऑडिट में की जाती है जब भी कभी फॉरेंसिक ऑडिट होती है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात तो मुझे पूरी तरीके से समझ में आ चुकी। तो एक बार स्टूडेंट्स यहां तक आप इसको रिवाइज करें अच्छे से। ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और है इसकी क्लासेस। एक बार पहले यहां तक रिवाइज करें, फिर बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।